नमस्कार है सर जी, जय हिंद है। मैं इसको थोड़ा दोबारा बताने की समझने की समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो लास्ट सैटरडे आपने मैसेज मेरा देखा होगा, मैं उसको दोबारा टैग भी कर देता हूँ। उसमें मैंने बड़ा क्लियर लफ्ज़ों में बताया कि अब जो लास्ट फेज़ ऑफ वॉलेटिलिटी है विच स्टार्ट स्पेशली आफ्टर 18th मार्च, जो मैं कई हफ्तों से कह रहा था कि स्पेशली आफ्टर 18th मार्च एंड इन पर्टिकुलर जो लास्ट वीक ऑफ मार्च है एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है, दैट विल बी अगेन वॉलेटाइल फॉर द इकोनॉमी। सो इकोनॉमी के लिए वॉलेटाइल रहेगा एंड एनी फॉल इन प्राइस विल बी टू बाय, यानी कि बाइंग मोड में आप जा सकते हैं अब। एंड अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें तो पिछले कुछ महीनों से मैं लगातार क्या कह रहा था कि एनी राइज इन प्राइस इज टू सेल, यानी कि आज से 2-3 महीने पहले से मैं क्या जिक्र कर रहा था कि जब भी मार्केट बढ़ेगी तो एक्साइट मत हो जाना, वो आपको ट्रैप करेगी एंड आपको बेचने की कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली जो स्टॉक्स या जो म्यूचुअल फंड्स या जो बॉन्ड्स जिसमें आप स्टकअप हैं या आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए या बाई चांस रेड में खड़े हुए हैं और बाई चांस आपको दिखें कि ग्रीन में हो जाएं या कम हो जाए लॉस, तो निकलने की कोशिश करें। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एनी फॉल इन प्राइस स्पेशली इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टिल, मैं यूँ कहूँगा मे बी टिल 10th ऑफ अप्रैल, ऐसा समझ सकते हैं, जो कोई भी फॉल इन प्राइस हो, सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बाय। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे लोग इंक्लूडिंग, जैसे आपका भी सवाल है, आप निफ्टी को देख रहे हैं, मगर आपको ये समझना ज़रूरी है कि निफ्टी को बढ़ाने में सेम स्टॉक्स का हाथ नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन में होते हैं जब निफ्टी बढ़ता है, मगर जब निफ्टी स्टेबल हो जाता है तो वही स्टॉक्स बाद में टूटने लग जाते हैं, और जब हल्का सा निफ्टी में करेक्शन आता है तो वही स्टॉक्स मैसिवली रेड में होते हैं, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स होते हैं। एंड एनी राइज इन प्राइस इन दो स्टॉक्स इज आइडली नॉट एन ओरिजिनल अप ट्रेंड बट मोर ऑफ अ रिट्रेसमेंट, या आप उसको पुल बैक भी बोल सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हैं। एंड ऑल्सो हम यही गलती करके जब निफ्टी बढ़ता है और हम बड़े एक्साइट हो जाते हैं और सारे स्टॉक्स जब हमें ग्रीन में दिख रहे होते हैं हम सारे स्टॉक्स खरीद लेते हैं, मगर उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करके खरीदना होता है। एंड सिंस सारे स्टॉक्स नहीं चलने वाले होते हर बढ़ती मार्केट में और सारे स्टॉक्स नहीं टूटने वाले होते हर टूटती मार्केट में, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको स्टॉक्स की सिलेक्शन एंड स्टॉक्स की चर्निंग बराबर करते रहना चाहिए। एंड सिमिलरली जब स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक चर्निंग करना देखेंगे, सीखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि सेम म्यूचुअल फंड भी नहीं चलते हैं हर पल हर दम, जो कि मैं हर बार बोलता रहता हूँ। एंड मैं तो बड़ा सरप्राइज होता हूँ जब कोई कहता है ना मैं तो सेम म्यूचुअल फंड में लगातार लगा के बैठा हुआ हूँ, सिर्फ लगाई जा रहा हूँ, लगाई जा रहा हूँ। तो चैलेंज क्या है कि कई तरह की मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मिस्टेक्स हैं जो हम कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए या पोर्टफोलियो बिल्डिंग करते हुए, जिसके लिए हमने एक सीरीज़ भी शुरू करी है यूट्यूब पे। एंड आई एम श्योर आपने अभी तक के जितने भी एपिसोड्स हैं वो देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ देख लें, आपका फ़ायदा ही होएगा, नुकसान नहीं होएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एनी राइज इन निफ्टी जो हमें एक्साइट करता है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम निफ्टी की तो डिलीवरी लेते नहीं हैं। निफ्टी राइज का फ़ायदा क्या हुआ? सिर्फ इतना ही फ़ायदा हुआ कि हमें साइकोलॉजिकली पसंद होता है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, निफ्टी बढ़ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है एंड स्टॉक्स भी ग्रीन में है। मगर जैसे मैंने बताया कि हर स्टॉक जो ग्रीन में है जब निफ्टी बढ़ रहा होता है वो हमारे खरीदने लायक नहीं है। एंड इसीलिए 12 मार्च को जो मैंने मैसेज भेजा था, मैं उसको भी दोबारा टैग करता हूँ। रिक्वेस्ट है कि उस मैसेज को प्लीज़ 1 बार 2 बार 3 बार प्रॉपर वे में पढ़िए, समझिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिकॉज 2021 की जो बुल रन थी बिकॉज ऑफ द मैसिव लिक्विडिटी पंपिंग, एंड इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एडवाइजरी और एनी रिसर्च कंपनी और एनी मीडिया हाउस एक्सेट्रा, तो वो एक तरह से मार्केट ने सारों को प्रसाद दिया, बट वो मार्केट अब कंटिन्यू नहीं रहेगी। 21 ऑनवर्ड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशली लास्ट ईयर से बोल रहा हूँ, और आप देख सकते हैं द मार्केट्स हैव बिकम वॉलेटाइल, द स्टॉक्स हैव बिकम स्पेसिफिक, द म्यूचुअल फंड हैव बिकम स्पेसिफिक। तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंटली वो मैसेज को समझना है। एंड बट ऑब्वियस है बॉन्ड्स में तो अभी घुसने की कोशिश मत करना, एनी सॉर्ट ऑफ बॉन्ड फंड, लिक्विड फंड वगैरह, उसमें तो अभी पंगा भी ना लेना, और जो मैं आई थिंक 6-8-9 महीने से बोल रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीपल टाइम्स मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इकोनॉमी और जो मार्केट्स है ना वो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, मगर इंटर रिलेटेड का मतलब ये नहीं है कि दोनों इकट्ठे चलते हैं। मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट्स
जो ऑलरेडी इंडिकेट कर रही होती है आज, वो आने वाले समय में इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दिखता है बाद में। यानी कि अगर आज मार्केट्स बढ़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि मार्केट्स ये इंडिकेट कर रही है हमें कि इकोनॉमी में ऑल इज वेल होने वाला है, जो कि मैं बोल ही रहा हूँ कि आफ्टर April 6 और April 8 और April 10 इकोनॉमीज विल बिकम काम। इकोनॉमीज में जो हलचल है, जो चैलेंजेस हैं, वो काम हो जाएगा। इसलिए मैंने 3-4 बार मैसेज भेज रहा हूँ कि आर यू लुकिंग फॉर काम। अगर काम सोच रहे हो, सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सेटल हो जाए, ये सब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आफ्टर April 6, 8 और 10 मेरे को दिखता है। एंड वो मार्केट्स ऑलरेडी इंडिकेट भी कर रही हैं। इसलिए मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग जो इकोनॉमिक पोजीशन है उसको पहले इंडिकेट करती है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि मैं बार बार लगातार इकोनॉमी रिलेटेड जो हैपनिंग्स एक्सपेक्टेड है वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड प्लस जो इकोनॉमी रिलेटेड हैपनिंग्स जो कुछ रेयर चीज़ें होती हैं वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। बिकॉज होने के बाद अगर कुछ चीज़ होती है उसको मैं नॉर्मली इसलिए शेयर नहीं करता बिकॉज वो तो एक न्यूज़ का पार्ट बन गया, वो तो एक पोस्टमार्टम एनालिसिस हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नॉर्मली जो चीज़ हो चुकी होती है उसको शेयर नहीं करता बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड जो चीज़ होने वाली लग रही है मेरे को या एक्सपेक्टेशन है, मैं उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड सिमिलरली मार्केट्स में भी एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं शेयर करता हूँ ग्रुप्स में, मगर मैं कोई लेवल या स्टॉक स्पेसिफिक ऐसी कोई बात नहीं करता बिकॉज वो हम पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में करते हैं। वहाँ पे हम लेवल्स की बात करते हैं, स्टॉक्स कौन से खरीदने हैं, बेचने हैं, कैसे कैसे पोर्टफोलियो मेंटेन करना है वगैरह वगैरह, वो हम सब पोर्टफोलियो एजुकेशन में बात करते हैं। एंड प्लस आपने देखा भी होगा मैं कई बार इवेंट एंड टाइम एनालिसिस जो डेप्थ में जाके आपको इवेंट भी बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी इवेंट एक्सपेक्टेड है। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो फेज़ है लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इसमें काफ़ी अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, सुनामी, वाटर रिलेटेड इश्यूज़ या इवन फायर लाइक इश्यूज़ या लार्जर एक्सप्लोजन्स, ये सब अभी हमें 6 या 8 अप्रैल तक दिखेगा। तो दिस इज़ इवेंट एनालिसिस। एंड टाइम एनालिसिस में कई बार मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी तारीख तक दिखेगा या कौन सी तारीख में मार्केट बढ़ेगी या कौन सी तारीख में मार्केट टूटेगी या किस तारीख के बाद मार्केट टूटनी शुरू होएगी। या कई बार आप अगर पुराने जुड़े हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने कई बार यही बताया कि इस तारीख के बीच में IT स्टॉक्स बढ़ेंगे, इस तारीख के बीच में फार्मा स्टॉक्स टूटेंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक इवेंट एंड टाइम एनालिसिस है जिसमें टाइमलाइन देने की कोशिश करता हूँ और साथ में इवेंट भी कि क्या एक्सपेक्टेड इवेंट हो सकती है, वो कि बहुत बियॉन्ड एनालिसिस है। एंड बिलीव मी ये सब जो एनालिसिस है दिस इज़ बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज़ बियॉन्ड फंडामेंटल एनालिसिस। एंड मुझे लगता है कि अगर आपने मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग की अगर सीरीज़ नहीं देखी, एक बार आप उसको देख लेना। एंड अगर आपको ये मार्केट्स का शौक है, पोर्टफोलियो बिल्डिंग का शौक है, या शेयर्स कौन से खरीदने हैं, कब बेचने हैं, कब खरीदने हैं, कौन से म्यूचुअल होने चाहिए, कौन से कब होने चाहिए वगैरह वगैरह, तो बट ऑब्वियसली आप पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ सकते हैं। जो मैं हर बार कहता ही हूँ कि क्योंकि मेरी जो लैंग्वेज है, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो मैं ऐसे नहीं समझा पाऊँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पर्सन 3 से 6 महीने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ता है, स्पेशली गोल्ड वर्जन में, तो उसको समझ आता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिकॉज वहाँ पे जब आप खुद मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे बेस्ड ऑन द लर्निंग विच आई टेंड टू शेयर, तो आपको समझ आएगा कि जो हम सीख रहे हैं वो बियॉन्ड मतलब इमेजिनेशन है, बियॉन्ड एक तरह से एक्सप्लोर्ड वर्ल्ड है वो। बट ऑब्वियसली जब सीखेंगे, उस जर्नी पे चलेंगे, तो ही आपको वाव वाली फीलिंग आएगी। तब तक तो हम एवरी राइज इन निफ्टी और एवरी फॉल इन निफ्टी विल ओनली एक्साइट अस, है ना। तो इसलिए आई होप आई कुड गिव यू माई सेंस व्हाट आई मेंट टू से। एंड इवन अगर आपने समझिए टेक्निकल एनालिसिस सीख रखा है, तो कभी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख के देखो। हर साल में हम एक ही बार करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, एंड इस साल भी होगा मई में, वीकेंड पे होता है नॉर्मली, डिफरेंट वीकेंड्स पे, एंड ऑनलाइन होता है, तो उसमें भी आपको मज़ा आएगा। बट द फर्स्ट स्टेप इज़ टू जॉइन इन दिस जर्नी ऑफ पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, एंड बिलीव मी आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो, वो भी टेक्निकली इन टर्म्स ऑफ कौन से स्टॉक्स राइज इन निफ्टी में हमें खरीदने हैं, कौन से स्टॉक्स हमें राइज इन निफ्टी में एक्चुअली में बेचने हैं, कौन से स्टॉक्स फॉल इन निफ्टी में खरीदने हैं, कौन से स्टॉक्स फॉल इन निफ्टी में होल्ड करने हैं क्योंकि हमें वापस बेल आउट मिलेगा।
ये सब सीखने के लिए साइंटिफिकली मैं आपको ऐसे तो नहीं सिखा पाऊंगा थ्रू मैसेजेस और थ्रू ऑडियोज़ वगैरह। इसके लिए ही पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज है, ताकि आप लाइव मार्केट में हमारे साथ सीखें और समझें। एंड जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो डेवलप करता हूँ, एंड वो भी डिफरेंट तरह के पोर्टफोलियो, आप भी इसी बहाने सीखें। स्पेशली स्टॉक वेल्थ का पोर्टफोलियो, स्टॉक चर्निंग का पोर्टफोलियो, स्टॉक स्विंग का पोर्टफोलियो, स्टॉक सिप का पोर्टफोलियो। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, बस ये स्टॉक खरीद लूँ या ये स्टॉक को बेच दूँ या कितना खरीद लूँ, ये ऐसा नहीं होता है। तभी हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि ओवरऑल पोर्टफोलियो जिसमें रियल एस्टेट है, इक्विटीज़ है, म्यूचुअल फंड है, सॉइडली रिस्की लिक्विड है, रिस्की इलिक्विड है, रिस्क फ्री लिक्विड है, रिस्क फ्री इलिक्विड है, और उसमें कैसे सेग्रीगेशन करके कैसे हम अपने शार्प रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। एंड फिर उसी के विद इन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी, डिफरेंट स्टॉक्स का, वेल्थ का पोर्टफोलियो, चर्निंग का, सिप का, म्यूचुअल फंड का डिफरेंट पोर्टफोलियो, तो उसको भी कैसे मेंटेन करना है। एंड प्लस उसके भी डिफरेंट एलोकेशंस होती हैं कि कभी स्टॉक वेल्थ का प्रोपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट में स्टॉक चर्निंग ज़्यादा होना चाहिए, वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉक वेल्थ ज़्यादा होना चाहिए। एंड प्लस उसमें भी हर बार जो स्टॉक खरीदना है कितना खरीदना है साइंटिफिकली, ताकि साइंटिफिकली कितना हमारा शार्प रेशो है, कितना हम बीटा मेंटेन करना चाहते हैं, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन मेंटेन करना चाहते हैं। और ये टेक्निकल एस्पेक्ट के बगैर अगर हम करते हैं तो फिर तो हम ब्लाइंड ही कर रहे हैं। तो इसलिए आई होप आई कुड डिलीवर व्हाट आई वांटेड टू। थैंक यू जी, बाय, जय हिंद।